सिंह इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले जरा ग्लोबल मार्केट्स पे जो बातचीत हो रही है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस से बैंक निफ्टी पे मैं आ जाऊंगा और फिर इसको हम क्लियर कर देंगे। अनुराग जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जितना यूएस का मीडिया बता रहा है, जितना यूएस से न्यूज़ आ रही हैं और जितना यूएस का अभी तक का कैंपेनिंग हमने देखी, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है। सर आप वहीं पे हैं तो आप ज़रा बताइएगा कि पिक्चर क्या कहती है इस समय, ग्राउंड रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट क्या कह रही हैं। और दूसरा, कमला हैरिस भी भारत के फेवर में हैं, भारतीय मूल की भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के फेवर में ही हैं। तो भारत का तो दोनों हिस्सों में ठीक चल रहा है, ऐसी कैलकुलेशन हम ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं सर? या डिम्पी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हाँ डिम्पी, देखिए, नमस्ते। मीडिया में जो रेसेस हैं और जो पोल्स चल रहे हैं वो तो नेक टू नेक दिखाते हैं, लेकिन इसको हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रीड करना चाहिए कि 2016 में ये हिलरी को करीब 12 पॉइंट्स की लीड दिखा रहे थे, जबकि वो इवेंचुअली हार गई। और 2020 में बाइडन साहब करीब कम से कम 7 या 8 परसेंटेज पॉइंट से लीड कर रहे थे, और वो इलेक्शन करीब अबाउट 100,000 वोट से डिसाइड हुआ। सो काफी क्लोज था। सो पोल्स टिपिकली जो हैं वो समहाउ रिपब्लिकन वोटर्स को कैप्चर नहीं करते हैं। रिपब्लिकन वोटर्स कुछ ओपन भी नहीं होते हैं बात बताने के लिए। तो ऐसा लगता है कि अगर रेस नेक टू नेक दिखा रहे हैं तो ट्रेडिशनल विजडम कहता है, मैं कोई पोलस्टर नहीं हूं डिम्पी, लेकिन विजडम कहता है कि ट्रंप इज लीडिंग कंफर्टेबली। एंड आई थिंक ऐसा फील भी है डिम्पी, बिकॉज करंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इकोनॉमी पे, स्पेशली इन्फ्लेशन पे जो नजरिया रहा है, वो एटलीस्ट रिच लोगों को छोड़ के करीब रिमेनिंग 80% के लिए नुकसान ही हुआ है उससे। और दूसरा इमिग्रेशन का बड़ा मुद्दा है। तो आई थिंक ऐसा लगता है कि ट्रंप कंफर्टेबली जीत जाने चाहिए। देखिए, हर एक के वोट्स यहाँ पर पक्के हैं, तो करीब 45% वोट्स तो सभी के फिक्स रहते हैं। तो बीच में कुछ 2-1 मिलियन लोग डिसाइड करते हैं, जो पाला हर बार बदलते हैं कि कौन सी सरकार बनेगी। वो बेसिकली 6-7 स्टेट्स ही हैं जो मिलके डिसाइड करते हैं। बट बहरहाल आपका सवाल का जवाब ये होगा कि ट्रंप स्ट्रांग लग रहे हैं और पॉजिटिव मोमेंटम है उनके अगेंस्ट में, उनके सपोर्ट में। तो शायद वो जीतेंगे। डिम्पी, दूसरा सवाल आपका था कि भारत के लिए या इकोनॉमी के लिए कौन बेहतर है। तो इस पर देखिए, देखिए हैरिस का कोई स्पेशल इंडिया टिल्ट नहीं है। उनका अप्रोच वही है जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स का रहता है। और इलेक्शन के आउटसाइड वो इंडियन आइडेंटिटी को ज्यादा प्रोट्रे भी नहीं करती है। नॉट दैट इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए, बट डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पॉलिटिकल पोजीशन रहती है वो इंडिया के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती है। रिपब्लिकन्स ज्यादा सपोर्ट करते हैं उन चीजों को, बिकॉज अभी रिपब्लिकन पोजीशन करंटली ये है कि वो ग्लोबल वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एक बार ट्रम्प साहब अगर आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यूक्रेन वॉर को एटलीस्ट सेटलमेंट की तरफ वो जल्दी से जल्दी ले जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि रशिया और यूएस में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। तो एटलीस्ट वो एक वेलकम चेंज होगा। और सेम विद मिडल ईस्ट वॉर्स। और आई थिंक अगर ग्लोबली वॉर्स खत्म होते हैं तो डिम्पी, मुझे लगता है कि ये तो वर्ल्ड के लिए बड़ा वेलकम न्यूज होगी किसी भी तरह से अगर कोई सेटलमेंट होता है तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इकोनॉमी के लिए और इंडिया के लिए भी आई थिंक ट्रम्प साहब का आना बेहतर होगा। कमला हैरिस थोड़ा अननोन है, किस करवट ऊंट बैठेगा आप कुछ कह नहीं सकते डिम्पी। ये तो फिलहाल यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की होगी जीत। और अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बात तो साफ है कि अगर कमला हैरिस जीते या फिर डोनाल्ड ट्रंप, एक थीम जिस पे मार्केट या एटलीस्ट भारतीय निवेशक फोकस कर रहे हैं वो है चाइना प्लस वन थीम। जहां पे कोई भी सरकार आए वहां से जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है चाइना की उसको कम करने की उनकी शायद रणनीतियां जरूर रहेंगी। और ऐसे में भारतीय बाजारों को या भारत को एज अ होल फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बट सेक्टर स्पेसिफिक अनुराग, कहां पर रखनी चाहिए नजर, क्योंकि ढेर सारी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। दोनों ही पक्षों की तरफ से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जरूर आ रही हैं, उनके एजेंडे में कई सारी चीजें शामिल हैं। तो एज एन इन्वेस्टर कौन से सेक्टर्स पर खास तौर से फोकस रखना चाहिए अनुराग? तो देखिए सृष्टि, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर पैनल। सो देखिए सृष्टि, इसको
देखिए फोकस तो है। और देखिए जैसे एप्पल के प्लांट शुरू हुए और यहाँ पर उनकी कॉमर्स सेक्रेटरी इंडिया में आई थी, आई थिंक ये बड़ी बात है। दैट मीन्स वो खुद चाहते हैं कि इंडिया इसमें कामयाब हो। किस रफ्तार से चीजें बढ़ती हैं आगे, ये कुछ भारत पे भी डिपेंड करता है। बट अगर सेक्टर्स की बात करें तो देखिए सबसे हॉट इस समय सेमीकंडक्टर है, एआई है और ग्रीन एनर्जी है। आई थिंक ये बेसिकली एनर्जी सफिशिएंसी हर देश चाहता है। भारत भी अपना ऑयल तो लार्जली इंपोर्ट ही करता है, सो आई थिंक इंडिया के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। और मोबिलिटी में द होल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, बीट कार्स और टू व्हीलर्स, आई थिंक दैट्स अ बिग थीम। प्लस आई थिंक सेमीकंडक्टर्स, इंडिया में पहल हुई है, तमाम सभी कंपनीज ने एक शुरुआत की है, माइक्रॉन कह लें और तमाम लैम रिसर्च कह लें, और भी कंपनीज हैं। तो फोकस यहीं पर होगा। बस किस रफ्तार से चीजें बढ़ती हैं और कैसे ग्राउंड पे एक्शन हो पाता है, ये कहना इस समय मुश्किल है। सृष्टि, मैं ये भी कहूंगा सृष्टि कि इनको ये थीम्स अगर आते भी है ना, तो मार्केट्स में इनकी लिस्टिंग नहीं है। तो आई डोंट नो इन्वेस्टर्स इनको किस तरह से इस पे पैसा लगाएंगे, क्योंकि मोस्टली मनी वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू आएगा और प्राइवेट मार्केट में ही रहेगा बिफोर इट कम्स टू द लिस्टेड मार्केट। बाय द टाइम वो लिस्टिंग में आता है वो बहुत महंगा हो जाता है। तो आई डोंट नो हाउ इन्वेस्टर्स कैन प्ले इट, बट बहरहाल ये थीम्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए सृष्टि। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, आपने बहुत अच्छे से हमको कैलकुलेट करके बताया। और ये बात बहुत ही बारीक है जो आपने हमको बताई है कि हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो कम से कम ग्लोबल वॉर्स जो हो रहे हैं उसमें तेज़ी आएगी उसको बंद करवाने में। तो ये भारत के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जैसे भी बोलें ये भी काफ़ी फेवरेबल रह सकता है। ये काफ़ी बारीक बात आपने हमको बताई। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ें, और इस बीच अगर आप मार्केट्स पे देखें तो बैंक निफ्टी के बारे में जब चर्चा करें तो वही मैं आपको सिर्फ लेवल्स क्लियर कर देता हूँ। 51,000, 51,200, 500 वाला एक सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाएंगे तो हम 52,000 तक भी जा सकते हैं। शॉर्ट वोट करना नहीं बैंक निफ्टी को, रेंज में बैंक निफ्टी रहेगा, आप उसी रेंज को रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। छोटा मोटा डिप आए ज़रूर प्लस कीजिएगा। पुट कॉल रेशियो ठीक है, एफआईज की होल्डिंग ठीक है। एफआईज अगर आते हैं तो बैंक्स में भी पैसा डालेंगे और निजी बैंकों में होगा, और साथ ही फेड के दरें भी हैं। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो कि बैंक के ऑलमोस्ट फेवर में जा रहा है। आज गिफ्ट निफ्टी से डरिए नहीं, ये बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको इस्तेमाल कीजिएगा अगर ये 70 पॉइंट ही नीचे खुलता है। हालांकि मेरे को इस पर डाउट है थोड़ा। अब कुछ मेहमान अपने साथ में जोड़ लेता हूँ ताकि फटाफट से हम मार्केट की आगे की और रणनीतियाँ सब कुछ आपके सामने रखते चलें। आज काफ़ी दिनों बाद, मैं दिन भी नहीं बोलूँगा, काफ़ी महीनों बाद हमारे बहुत ही खास अजीज़ हमारे मित्र भी रहे हैं और मार्केट के बहुत अच्छे एनालिस्ट में से एक है आशीष चतुर्मोता, उनसे बातचीत होगी। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे काफ़ी दिनों बाद आज टीवी स्क्रीन पर फिर से बातचीत हो रही है। अमूमन फ़ोन पे कभी कभार हो जाती थी, और लेकिन ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे हो रही है। देखिए, नया संवत शुरू हुआ है, आप हमारे साथ जुड़े तो आपकी इंटेलिजेंस का हमको और हमारे निवेशकों को और हमारे व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ सर, पहले ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना आउटलुक क्लियर कीजिएगा आप, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें पूछनी है आपसे। गुड मॉर्निंग रिम्पी, और सभी पैनल में मौजूद सभी लोगों को और दर्शकों को दीपावली की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, जहां तक के निफ्टी का सवाल है, हम इंडेक्स लेवल पे अगर से बात करें तो हमने देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन बाजार के अंदर में देख चुके हैं, और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं ये बाजार कंटिन्यूसली अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस समय पे बाजार में एक एक कहीं ना कहीं रेंज बनी हुई है, जहां पर पे मैं समझता हूँ 24,000 एक बहुत अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। वहीं 24,700 के आसपास एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बाजार में बना हुआ है। तो ब्रॉडली ये समझा जा सकता है कि बाजार एक रेंज में, और इस रेंज में रहने के बाजार के पास बहुत सारे कारण हैं। पहला कि जिस तरह से एफआईआईज की सेलिंग काफी एग्रेसिव रही, हमने देखा कि ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर में इंडेक्स के अंदर बाजार के अंदर में की। बट एट द सेम टाइम डीआईएस की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट बाजार को बना रहा, जिसने कहीं ना कहीं डाउन साइड को कुछ हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क इस समय पे बाजार हम देख रहे हैं ग्लोबली देखने को नजर आ रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं बाजार एक रिस्क ऑफ मोड में आया है, और जिसके चलते गोल्ड, सिल्वर जैसी प्रीशियस कमोडिटीज जो है वो कंटिन्यूसली नए ऑल टाइम हाई बनाई जा रही है। और ये कहीं ना कहीं बाजार को एक इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार एक 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 जो रिस्क प्रीमियम बाजार का है वो इस समय पे कम होता हुआ
नजर आ रहा है। तीसरी चीज जो हमें हमें लगती है कि कहीं ना कहीं बाजार के अंदर में एक तरीके का जो रिजल्ट्स आए इस क्वार्टर में, उस रिजल्ट्स पे भी थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला। इनफैक्ट बहुत सी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने ऑलमोस्ट 7 से 9% के आसपास का अर्निंग्स के अंदर में डिसअपॉइंटमेंट दिखाया, और उसके वजह से भी हम देख रहे हैं कि जब भी कहीं अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, आप देख रहे हैं औसतन स्टॉक 4 से 6% की करेक्शन उसी दिन दिखा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक बाजार रहने वाला है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि एक ब्रॉड बेस बाजार के अंदर में रैली आएगी। आपको सेक्टर या स्टॉक्स पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके कहीं मुझे लगता है कि इस बाजार में कोई अच्छी तरह से पैसा इस समय एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म बना सकता है।